to all of you. Let me find the जो पेन टैब नहीं मिल रहा है, एक मिनट. Where's the pen tab? Yes. Hi Shikha. Yes, I wanted to give you the group link ना. आप कौन से बैच की क्लास देख रही हैं शिखा? बैच 6 और बैच 7? इसी बैच के बैच 7 की देख रही हैं. ठीक है. हिंदी वाला है कि इंग्लिश है, ये बताइए. गुड आफ्टरनून शुभम. हिंदी लेक्चर्स हैं. ठीक है, ठीक है. नो इश्यूज. रुकिए, मैं अभी आपको ऐड कर देती हूँ. बैच नंबर 7 इज एक बार चेक कीजिए शिखा. आई थिंक आई हैव एडेड यू. एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे. एक्चुअली मुझे पेन टैब नहीं मिल रहा है, उसके बिना क्लास विल नॉट बी पॉसिबल. क्लास लेने के बाद कोई आइडिया नहीं आया. आई वाज वेरी बिजी. ओके, नो इश्यूज. मैंने आपको ऐड कर दिया है शिखा. ठीक है, तो अब आप बाकी सबसे वहाँ पे हेल्प ले सकते हो. यू वांटेड द फ्लो चार्ट्स, राइट? एक तो फ्लो चार्ट था एंड दूसरा था कि जो एडिशनल नोट्स मैंने उसमें शेयर किए थे जितने भी, तो वो आप एक बार चेक कर लेना, उनसे पूछ लेना. ठीक है. देयर इज प्रांजल, देयर इज अंश, दे कैन हेल्प यू आउट. एक मिनट दो मुझे ना. पेन टैब नहीं मिल रहा है. आई डोंट नो व्हाई. कहाँ पे रख दिया? तो आई एम जस्ट गोइंग टू कम. ओके, ये रहा. मिल गया. ठीक है. तो आज का हमारा आइडियोलॉजीज हमने कहाँ तक कवर की थी? ऑलमोस्ट लिबरलिज्म खत्म होने वाला है एंड आज की पहले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलिज्म के बाद के जो टॉपिक्स हैं, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म हम कवर करेंगे, वैल्यू प्लूरलिज्म देखेंगे, टॉलरेशन का आइडिया समझेंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट देखेंगे, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट देखेंगे. ये सभी कुछ चीज़ें हैं जो समझेंगे. और व्हाट वी कैन डू इज मल्टीकल्चरलिज्म के बाद जिस हिसाब से आगे टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे. तो क्योंकि आज के क्लास का नाम है सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, तो सोशलिज्म मार्क्सिज्म इसमें कवर कर लेंगे. विल सी अबाउट दैट. एनीवेज, बाकी दूसरा हमारा आज का डाउट क्लियरिंग सेशन है, उसमें मल्टीकल्चरलिज्म और वो सब हम कवर करेंगे. जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो समझ पाएंगे, ऐसा कुछ उसमें डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि मैं एक बार आपको थोड़ा बताऊंगी.
कि इसमें हो क्या रहा था। तो आई टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। हाँ, न्यू लिबरलिज्म के थिंकर्स के बारे में हमें देखना है, तो 2 मिनट दीजिए, स्टार्ट करते हैं इसको अभी। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? लिबरलिज्म हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, थोड़ा सा बचा है पार्ट जिसमें हमें न्यू लिबरलिज्म के थिंकर समझने हैं। तो थोड़ा सा रफ आइडिया दूंगी, जो कल बच्चे लोग जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनको समझ में आएगा यहाँ से। तो लिबरलिज्म में हमने देखा था कि जब ओरिजिनली हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है, तो उसका मतलब होगा, ओरिजिनल लिबरलिज्म का मतलब होता है क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म। Regarding my flowcharts which I have used in my preparation, actually जो अभी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसमें आई एम ट्राइंग टू एड अप मोर स्टफ। ठीक है, ज़्यादा उसमें बातें, ज़्यादा पॉइंट्स उसमें आई एम एडिंग दीज डेज। तो फिलहाल के लिए तो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू दोज फ्लो चार्ट्स, लेकिन इन फ्यूचर बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन सच नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स होंगे। आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाए थे हैंड रिटन नोट्स विच आई एम वर्किंग ऑन। बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है, कम से कम उसको फिनिश होने में 4 से 5 महीने लगेंगे रिगार्डिंग माई हैंड नोट्स, जिसमें फ्लो चार्ट पे भी आई बी वर्किंग ऑन। मतलब किसी अगर को किसी स्टूडेंट को अगर लेसन्स नहीं देखने हैं, सम पीपल आर लाइक ऑफ दिस ओपिनियन दैट वी शुड जस्ट गो फॉर द नोट्स। हालांकि आपको पता है कि लेसन्स देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे से आइडियाज़ होते हैं जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, राइट। फॉर रेफरेंस, अच्छा फॉर रेफरेंस एक आधे के लिए इफ यू वांट तो आई शेयर इट विद यू वेरी सून। ठीक है, प्लेटो का मैं एक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में, बट वो 2-3 हफ्ते में मैं आपको दे पाऊंगी बिकॉज दिस वेरी नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी। ठीक है, दैट्स वाई मेकिंग फ्लो चार्ट। अच्छा, आप बना लोगे कंप्लीट करके तो नामन, अगर आपकी हैंड राइटिंग आई थिंक अच्छी है, अगर ये सही चल रहा है तो आई थिंक सही से काम करेगा। मुझे लगता है शिफा की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, खुशी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप इन लोगों के अगर ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं इनसे आप ले सकते हो क्योंकि वो क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्लासेस सितंबर में कंटिन्यू रहेंगी। साक्षी, आप कौन से बैच की बात कर रही हैं? क्योंकि सितंबर में पूरे सितंबर कंटिन्यू रहेंगी। अभी जैसे मैं आज आपकी क्लास ले रही हूँ, कल भी आपकी क्लासेस होंगी, बीच में 3 दिन का मैं गैप लूंगी। इस बैच की तो कंटिन्यू रहेंगी, इस बैच की पूरे महीने क्लासेस हैं। ठीक है, बीच में मैंने छुट्टी ली है तो उस हिसाब से मैंने अभी एडजस्ट करके 2-2 क्लासेस ली हैं, जैसे एक क्लास अभी है और एक क्लास 3 बजे होगी। ठीक है, अदरवाइज 3 दिन का उसमें छुट्टी रहेगी एंड देन 12 सितंबर ऑनवर्ड्स हमारी एक एक क्लास दोबारा से शुरू हो जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी क्लासेस नहीं लूंगी, इस मंथ क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। एनीवेज, तो कल हमने लिबरलिज्म में क्लासिकल लिबरलिज्म खत्म किया। हमने देखा कि क्लासिकल लिबरलिज्म में जो आइडिया था लिबर्टी का वो किस टाइप का आइडिया था, और इसमें ये बोला गया कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही थी, इसीलिए एक नए टाइप का लिबरलिज्म लाने की ज़रूरत थी। तो नया आइडिया आया जिसमें अब स्टेट प्रेजेंट रहेगा, जिसमें हमने हेरोल्ड लस्की के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टी.एच. ग्रीन को भी पढ़ा, इनकी स्टेटमेंट्स हमने देखी। इनके जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपनी स्टेटमेंट से ये मॉडर्न लिबरलिज्म यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म के आइडिया को इस्टेब्लिश कर रहे हैं।
अब यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी कि स्टेट ही सारी चीज संभालेगा, तो इससे स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत हाई हो जाएगा, उस पर लोन बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा, क्योंकि आप पैसा उठा रहे हो मार्केट से और वेलफेयर स्कीम में लगा रहे हो, दैट्स वाई। तो ये सारा जो पैसा उठाया जाएगा, इसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट हाई होगा, तो अल्टीमेटली फिर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे फिर से डिसाइड किया जाएगा कुछ और चीज लाने की जरूरत है, और नई चीज क्या आएगी कि वापस से पुरानी मेथड्स पे जाओ। लेकिन पहले क्या होता था कि स्टेट एटलीस्ट मिनिमल रहता था, ठीक है, स्टेट कोई पॉलिसी चला सकता था। यहाँ पर बात की गई कि स्टेट को तो बिल्कुल इंक्लूड मत करो, सब चीजें मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट अपने आप सोल्यूशन निकालेगी पॉवर्टी लेवल्स का, ठीक है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या जितना भी कुछ हो रहा है, मार्केट अपने आप सोल्यूशन निकालेगी। तो नियो लिबरलिज्म में हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो नियो लिबरल हैं, और जिनके आइडियाज यही हैं कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ देना चाहिए, और market will find a solution to everything. There is no need of state interference in this matter. So अलग अलग हमको स्कॉलर्स दिखेंगे। तो इतना समझ में आया पॉजिटिव लिबरलिज्म तक। नियो लिबरलिज्म के अभी थिंकर्स हमने कवर करने बाकी हैं, तो अभी हम वो कवर करते हैं एक एक करके। नियो लिबरलिज्म का आइडिया है कि स्टेट जो इंटरफेयर कर रहा था इतना, उसको वापस भेज दो, ठीक है। Yes, classical liberalism means minimal interference of state. Neoliberalism is zero interference and everything is left to market. So remember that neoliberalism का मतलब है market fundamentalism, मतलब मार्केट को भगवान की जगह दे दो, कि मार्केट के ऊपर सब छोड़ोगे तो मार्केट भगवान की तरह है कि सबका भला होगा इससे। तो ये जो आइडियाज हैं, यूके में मार्गरेट थैचर सबसे पहले प्रपोज करेंगी, उसके बाद रोनाल्ड रेगन यूएसए में प्रपोज करेंगे, और आगे जाकर के हमें 1991 में देखने को मिलेगा दैट इंडिया भी एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा और अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा, एफडीआई का प्रमोशन होगा, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा, ये सभी बातें होंगी, ठीक है। अब आते हैं स्कॉलर्स पे। हम स्कॉलर्स पे डिस्कस करना चाह रहे थे, कल मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया था बिकॉज आई वांट कि बाकी सब स्टूडेंट्स भी साथ में रहें यहाँ पर, अगर उनको कोई दिक्कत आती है। तो सबसे पहले स्कॉलर थे हायेक। अब हायेक हैं, ये वो इंसान थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था मार्केट फंडामेंटलिज्म का, कि चीजें जो हैं वो मार्केट पे छोड़ देनी चाहिए। तो इनके काम से इन्फ्लुएंस होकर के ही मार्गरेट थैचर होंगी जो प्रपोज करेंगी ये आइडिया यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। एंड इन्होंने क्या बोला, इनका कहना था कि जो सोसाइटी के लिए, जस्टिस के लिए जो भी आप काम करते हो, सोशल जस्टिस के लिए, पहले क्या हो रहा था, वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसके चलते वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। वेलफेयर स्टेट में हमने देखा कि जो वेलफेयर स्टेट था, सारा पैसा इकोनॉमी में से ले लेता था, तो कितना भी आप उनका भला कर दो, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही कहना है हायक का। हायक ने बोला कि सोशल जस्टिस इज अ मिराज। मिराज क्या होता है? मिराज एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें आपको लगता है कि जो आप मान लो डेजर्ट में चल रहे हो, तो आपको ये लगता है कि पानी का जो सोर्स है बहुत पास में है, जितना पास जाते हो फिर वो उतना ही दूर पहुंचता जाता है। तो इट इज एन इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन होता है, छलावा होता है एक टाइप का, ठीक है। आपको लगता है कि वो वहां पर है पर वो है नहीं। सिमिलरली सोशल जस्टिस जो आपको लगता है, सोशल जस्टिस मिराज की तरह है, एक छलावे की तरह है, अनअचीवेबल है। कितना भी आप चाहो कि ये अचीव कर लेंगे, हम सबको इक्वल लेवल पे लेके आएंगे कि गरीबों की भलाई होगी, तो अल्टीमेटली सभी की भलाई होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनना ही नहीं पड़ेगा। तो ये अनअचीवेबल है, ये पोजीशन, ये छलावा है एक टाइप का। तो इनका बोलना था कि जस्टिस अगर लाना है तो जस्टिस इज द वर्च्यू ऑफ पर्सन, मतलब एक इंसान जस्टिस ला सकता है अपने साथ या दूसरों के साथ, स्टेट जस्टिस नहीं ला सकता। जस्टिस का कॉन्सेप्ट स्टेट के साथ में ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, क्योंकि जस्टिस के नाम पे स्टेट क्या करता है, जस्टिस के नाम पे स्टेट सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है, जैसे कि वेलफेयर स्टेट में हुआ। स्टेट ने सारी पावर जो कैपिटलिस्ट थे उनसे निकाल करके अपने हाथ में ली,
और स्टेट क्या कर रहा था, वहां से पैसा निकाल निकाल करके इनके लिए काम कर रहा था, जो वर्किंग क्लास थी, जो मार्जिनलाइज सेक्शन थी, पुअर क्लास के लिए। तो स्टेट जो है पैसा निकालेगा प्रोडक्टिव सेक्टर से। मान लो हमें मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करना है, वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट होने के बजाय अब जाएगा वेलफेयर स्कीम्स में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। सो दूसरी बात ये बोलते हैं कि देखो, आपको लगता है कि ये जो पैसा जा रहा है, जो इकोनॉमी में से पैसा जा रहा है, ये लोगों तक पहुंच रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा छलावा है, ये लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि ये जो सोशल जस्टिस के नाम पे जो पावर रहता है अपने हाथ में, इसके चलते हमको देखने को मिलता है एक पैरेलल इकोनॉमी का राइज होता है। पैरेलल इकोनॉमी, यस, जस्टिस इज अ वर्च्यू ऑफ अ पर्सन, नॉट ऑफ अ स्टेट, ये कहना है हायक का। जस्टिस जो है वो एक पर्सन से बिलोंग करता है। ये स्टेट को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते कि स्टेट इसको मेंटेन करने की कोशिश करे, क्योंकि स्टेट के जस्टिस के नाम पे स्टेट क्या करेगा, अपने हाथ में पैसा ले लेगा, सारा पावर उसके हाथ में आ गई। और ब्लैक मनी ऐसे ही तो राइज होता है। ये जो स्कीम्स में से, जैसे आप याद रखो, आपको पता होगा लालू प्रसाद यादव, ठीक है, उनके साथ क्या था, 4,000 करोड़ का जो चारा था, उस चारा घोटाला था, कुछ उन्होंने किया था, इतने 1,000 करोड़ का। तो इतनी बेसिक सी चीज में आप देखो कि कितना ज्यादा उसमें करप्शन हुआ था। तो पैरेलल इकोनॉमी इससे जनरेट होती है। पैरेलल इकोनॉमी मतलब ब्लैक इकोनॉमी, काला पैसा, काला धन जो होगा ये लोग अपने पास रखेंगे। तो ये जो पैसा है, टैक्स का पैसा जो आपने इनसे लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट से लिया, ये पैसा लेकर के आपने भलाई भी तो नहीं की। ये अनअचीवेबल है, क्योंकि जिन लोगों के पास में पॉलिटिशियन जो है पावर होगी, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये अपनी जेब में भर लेते हैं सारा। यस, इट वाज द फॉर्डर स्कैम। फॉर्डर स्कैम में भी यही हुआ था। एक बेसिक चारे में तो क्या ही स्कैम हो सकता है, कोई सोचेगा, लेकिन अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का ये पूरा स्कैम हुआ था। तो पॉइंट इज कि इनका कहना है कि अगर आप प्लानिंग करते हो, तो इसीलिए प्लानिंग के खिलाफ होते हैं, क्योंकि स्टेट क्या करता है, प्लानिंग करता है कि इतना पैसा है, हम इसको वहां देंगे, इतने पैसे को इस सेक्टर में देंगे हम, और ये दूसरे सेक्टर में देंगे। और वो पैसा वहां पहुंचता नहीं है जहां पर भलाई के लिए जो पहुंचना चाहिए था। किसकी पॉकेट में जाता है, सिविल सर्वेंट्स की पॉकेट में, पॉलिटिशियंस की पॉकेट में जाता है। इसीलिए हायक मानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज अ बॉन्डेड लेबर। क्या मतलब है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, क्या मतलब होता है, ये बताओ पहले। इसके लिए आपको इकोनॉमी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है जितना ज्यादा आप कमाते हैं उतना ज्यादा आप टैक्स भरते हैं, टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंडिया में अभी 0 से लेकर के 5 लाख तक अगर आप कमाते हैं एनुअली, तो आपका 0% टैक्स है। 5 से 10 के बीच में है तो 5% होगा, उससे ऊपर वाला 10% होगा। इस हिसाब से चलता है। जो ज्यादा होता है, जिनका एक लिमिट से, उनको 30% टैक्स देना पड़ता है। फिर उनका बिजनेस चल रहा है, जीएसटी उन्हें अलग देना पड़ता है। मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो आप क्या कर रहे हो, आप इन लोगों से पैसा लेकर के इनको मजबूर कर रहे हो। ये भी तो एक बॉन्डेड लेबर है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा उससे उतना ही ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। तो ये भी तो एक टाइप का बंधुआ मजदूरी हो गई। तो लोग कतराएंगे ऐसे ज्यादा पैसा कमाने से या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने से। और इसी से पूरा वो साइकिल शुरू होती है कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रूल चला रखा है कि अगर आप कोई नया बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट आपने किया, यहाँ से जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, मान लो प्रॉफिट आया 500 करोड़, इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी 500 करोड़ को आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और साथ में लोन पे भी लिया कुछ और पैसा, इसको मिला करके, तो फिर फर्दर उसमें, क्योंकि लोन पे लिया है तो आपका लोन माफ हो जाएगा। लोन माफ इन द सेंस, लोन माफ नहीं होगा, आपका टैक्स माफ होगा, सॉरी। लोन आपने लिया है तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे टैक्स 0 रहेगा। तो ये पूरी एक साइकिल, ऐसे विशियस साइकिल क्रिएट होती है कि अगर ये बिजनेस फेल हुआ एक,
तो ये पूरी साइकिल इस तरीके से चलेगी फिर। क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी लोन अगर आपने देने से लाइक आप नहीं दे पाए तो इसका क्या रिजल्टेंट होगा वो सभी को पता है कि इस पे इकोनॉमी का क्या असर पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि है का कहना है कि आप अमीर लोगों से पैसा क्यों ले रहे हो, ठीक है, व्हाई आर यू डूइंग दैट। स्टेट को जस्टिस नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, स्टेट को चैरिटी को प्रमोट करना चाहिए कि जो लोग अमीर हैं, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अपने मुताबिक जितना चैरिटी में देना चाहते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइक का कहना है कि कोई अगर पुअर है, CSR में आप दे सकते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के अंडर में जो इंडस्ट्रीज होती हैं अपना पैसा उसमें डालती हैं कुछ परसेंट और उस पर टैक्सेशन नहीं होता है, फिर उतना टैक्स माफ होता है, इस टाइप से होता है। तो चैरिटी प्रमोट करनी चाहिए रादर देन कि स्टेट को ऐसे जस्टिस का आइडिया लगा करके इकोनॉमी में से पैसा निकाल करके इस तरीके से देना चाहिए। क्योंकि हायक का कहना है कि अगर कोई गरीब है तो इस वजह से गरीब नहीं है कि कोई और अमीर है इस वजह से दूसरा गरीब है। समझ गए? आप किसी की गरीबी के लिए किसी रिच इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि रिच इंसान ने बहुत मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, तभी उसका इतना राइज हुआ है। और कोई गरीब है तो वो अपनी क्वालिटी की वजह से भी तो हो सकता है, लेजी हो गया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन क्योंकि पॉवर्टी इज अ बैड लक, किसी को भी आ सकती है पॉवर्टी, इसीलिए अगर आपको पॉवर्टी को रिमूव करना है तो आप इनको फोर्स मत करो, चैरिटी में प्रमोट कर सकते हो। पॉवर्टी हटानी है दूसरे की तो चैरिटी प्रमोट कर दो। ठीक है, समझ में आया? People are individualistic and would not give charity. Now this is a very good question. ये भी चीज मैंने बताई थी शिफा, आप खुद सोचिए। जैसे सपोज आपकी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अब आपके पास में है 5 लाख करोड़ रुपीज सपोज, ठीक है, आपको अब क्या चाहिए, बहुत सारे वर्कर्स हैं, ये सभी वर्कर्स मतलब लेट्स से इन दिस कंट्री देयर आर 10 पीपल, वन ऑफ देम इज यू एंड 9 ऑफ देम आर वर्कर्स, ठीक है, उनमें से एक आपका मैनेजर है मान लीजिए जो सब कुछ संभालता है। नाउ इन दिस केस कोई भी सिचुएशन हो, यू आर द रिच वन, बाकी सब वर्किंग क्लास में आएंगे। तो अब ये लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं, आपको पता है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या इनको मान लो इन सभी का बैड लक खराब है, इनका सभी का लक खराब है, बैड लक है इनका, ठीक है। अब इन लोगों ने मान लो जितना कमाया उतना पैसा किसी बैंक में डाला और वो बैंक फ्रॉड हो गया, तो पॉवर्टी इज अ बैड लक, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि गरीबी जानबूझ के या इस तरीके से आती है, इट्स अ बैड लक। तो हमें दिखता है कि इन्होंने कुछ गलत स्टेप उठाया भी नहीं, देवर हार्ड वर्किंग ओनली, लेकिन उसके बावजूद ये सब हुआ। अब इनको पैसा चाहिए अपनी परचेजिंग पावर के लिए अल्टीमेटली, एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मान लो ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, ये ऑब्वियसली ये मानते हैं कि इनके डिसीजन की वजह से इनकी गरीबी आई कि इन्होंने उस बैंक में डाला, इनको नहीं डालना चाहिए था, तो अल्टीमेटली इनके पास में पैसा नहीं है, तो जो भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बना रही है क्या ये लोग खरीद पाएंगे? वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे ये प्रोडक्ट्स। तो अल्टीमेटली इससे नुकसान किसका? आपका खुद का नुकसान। और मान लो अगर ये प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो इस मामले में इंस्टेबिलिटी आएगी, आपकी कंट्री में इंस्टेबिलिटी आएगी, तो आपका खुद का बिजनेस नहीं चलेगा। तो यानी लोग इतने इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं तो वो चैरिटी करेंगे टू मेक श्योर कि स्टेबिलिटी रहे वहां पर, तभी तो आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। इसीलिए आज के टाइम पे भी आप देखोगे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं, ये लोग चैरिटी में बहुत कुछ करते हैं। अंडरस्टूड? एनी डाउट? क्लियर? सो इनका कहना है कि फ्रीडम जो होता है उसमें फ्रीडम इज इन सिंपल टर्म्स, अगर हम देखें
कि आप किसी को फोर्स मत करो। तो यानी स्टेट को मार्केट में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ये जो स्टेट प्लानिंग करता है ना, जैसे प्लानिंग कमीशन था पहले इंडिया में, तो आपने कुछ प्लान किया कि अगले 5 सालों में हम ये करेंगे, तो क्या वो फुलफिल हो सकता है अगले 5 सालों में? हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन पॉइंट इज है का कहना है कि अगर आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है, क्योंकि चाहे कितना भी एक्सपर्ट प्लानर हो, आप सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके एक ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो कि कभी फेल नहीं होगा। कोई ना कोई पॉसिबिलिटी लगी रहती है उस प्लान को फेल होने में। तो ये क्या करते हैं, स्टेट को कंपेयर करते हैं मार्केट के साथ में, कि मार्केट इस तरीके से काम कर सकता है कि मार्केट में मिलियंस ऑफ मैसेजेस एक ही बार में आपस में इंटरसेप्ट करते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है मार्केट में। मार्केट में एक कोई भी कम्युनिकेशन आपको करना है वो बहुत तेजी से जाता है मार्केट में। तो इसीलिए उसके बेसिस पे इनका कहना है कि प्लानिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तो जो स्टेट प्लानिंग कर रहा था कि इस साल हम इतना पैसा वहां देंगे, महिलाओं की विकास में देंगे, या इतना पैसा हम उसमें देंगे, लाइक फार्मर्स के जितने लोन है, तो इससे ग्रोथ तो कुछ नहीं हुई। तो आप अमीर लोगों को फोर्स मत करो कि वो टैक्सेस भरें, रादर आपको चैरिटी को प्रमोट करना चाहिए। समझ में आया? ये पेसिमिस्ट नहीं है, ही इज अ नियोलिबरल। नियोलिबरल का मतलब है कि इनको चाहिए कि फ्रीडम रहे, स्टेट इंटरफेयर ना करे इन मामलों में। ठीक है, अब आता है रॉबर्ट नॉजिक। हाँ, दिस विल कम वेरी नियर टू रियलिज्म, बट डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आप अपने हिसाब से डिसीजन लो जो आपको ठीक लगता है। सो इट इज वेरी क्लोज टू दैट। पैरेलल इकोनॉमी वाला, पैरेलल इकोनॉमी का मतलब है, देखो, जो पैसा अपने जस्टिस के नाम पे इकोनॉमी में से निकाला लोगों के वेलफेयर के लिए, दैट मनी विल गिव राइज टू पैरेलल इकोनॉमी, क्योंकि वो पैसा आपने टैक्सेस में लिया तो, लेकिन वो पैसा जिस स्कीम को अलॉट किया उस स्कीम में आपने उन बंदों तक कभी नहीं पहुंचता जिनके लिए ये चीज एलोकेट की जाती है, क्योंकि बीच में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये पैसा खा लेते हैं आधे से ज्यादा। तो अल्टीमेटली लोगों का वेलफेयर हो ही नहीं पाएगा। तो इट्स अ मिराज, ये अनअचीवेबल है, बिकॉज जस्टिस के नाम पे स्टेट सारी पावर अपने हाथ में लेकर के ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये पैसा खा जाते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट को, पॉलिटिशियंस को, इन लोगों को इंटरफेयर करने ही मत दो ऐसे मैटर्स में। अब उसके बाद आते हैं रॉबर्ट नॉजिक। तो रॉबर्ट नॉजिक भी एक नियो लिबरल है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी एक बुक लिखी है, बुक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये आपके नोट्स में रहेगा। ठीक है, तो रॉबर्ट नॉजिक का एक कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट नॉजिक, आगे हम पढ़ेंगे जब जस्टिस का आइडिया पढ़ेंगे तो उसमें रॉबर्ट नॉजिक जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। जॉन रॉल्स जिन्होंने जस्टिस का आइडिया दिया, इनका टॉपिक हमेशा हर साल पेपर में आ रहा है, पिछले कुछ 5-6 सालों से लगातार आ रहा है, इन 15 मार्क्स और इन 20 मार्क्स। तो जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करने वाले थे रॉबर्ट नॉजिक, और रॉबर्ट नॉजिक का कहना था कि वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो आप इकोनॉमी में से पैसा निकाल करके जो गरीब लोगों के लिए लगाते हो वो पैसा वहां तक पहुंचता ही नहीं है। ये एक टाइप का बॉन्डेड लेबर है कि आप ज्यादा, जो लोग कमाते हैं उनसे ज्यादा पैसा, ज्यादा टैक्स लेते हो। तो ये बोलते हैं स्टेट कैसा होना चाहिए, नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए। ऐसा स्टेट होना चाहिए जो सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह रेगुलेट करे। कितनी पावर होती है वॉचमैन के पास? सिर्फ रेगुलेशन की पावर होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो ये चीज मॉनिटर करता है बस। ज्यादा ये नहीं होता कि कोई अगर अंदर जाना चाह रहा है, उसका अंदर घर है तो आप रोक नहीं सकते। वॉचमैन कैन नॉट स्टॉप दैट, इतनी पावर नहीं होती उनके पास। सो अल्टीमेटली ये मिनिमल स्टेट की बात करते हैं कि कम से कम अगर स्टेट रहे तो वो इंस्पायर करता है लोगों को। ज़्यादा अगर इंटरफेयर नहीं करता तो लोग इससे इंस्पायर होंगे, लोग और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए
और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिनके चलते लोगों के पास में रोज़गार आएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा अल्टीमेटली। सो दिस इज व्हाट वी सी। रॉबर्ट नॉसेट जो है वो मिनिमम स्टेट की बात करते हैं कि अगर मिनिमम स्टेट होता है, मतलब स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, तो लोगों को एक टाइप की मोटिवेशन मिलती है और भी ज़्यादा अच्छे से काम करने की। तो ये बात सही नहीं है कि अगर स्टेट इंसान को फोर्स करेगा कि आप अपनी विशेस के अकॉर्डिंग ये काम कीजिए कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो है रॉबर्ट नॉजिक जो है, इनको हम सेमी एनार्किस्ट बोलते हैं। सेमी एनार्किस्ट। अब आप मुझे बताइए पहले, एनार्किस्ट कौन लोग होते हैं? हु ऑल आर एनार्किस्ट? एनार्की में कौन लोग बिलीव करते हैं? यस, एनार्की मतलब नो स्टेट, जो चाहते हैं कि स्टेट नहीं हो। ठीक है, जैसे कि कार्ल मार्क्स और गांधी। ऐसे ही रॉबर्ट नॉजिक भी चाहते हैं कि स्टेट ना रहे, लेकिन स्टेट का सिर्फ इतना काम हो कि मॉनिटर करने का। तो एक टाइप की सेमी एनार्की ये चाह रहे हैं, तो इसीलिए ही इज अ सेमी एनार्किस्ट। सेमी एनार्किस्ट है ये रॉबर्ट नॉजिक। इनफैक्ट ये बोलते हैं कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती है ना, हमारी जो गवर्नमेंट, जो पुलिस हमारी परफॉर्म करती है, ये वाली सर्विसेज भी हमें गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए। ये वाली सर्विसेज भी प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर शुड मेंटेन दिस। गवर्नमेंट में जो पुलिस, आईपीएस ऑफिसर्स और ये सब होता है, ये बोलते हैं इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग भी क्या करेंगे, ये लोग भी ऐसे इंटरफेयर करेंगे, इनके हाथ में पावर आ जाएगी। तो इसलिए सिक्योरिटी का काम भी प्राइवेट सेक्टर को दो, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आया? डिफरेंस ये है, देखो शिफा, क्लासिकल में बताया है मैंने कि स्टेट रहेगा वहां पर। ठीक है, स्टेट डिसाइड कर सकता है, और स्टेट में अल्टीमेटली यहाँ पर ये होता है कि स्टेट लेजिस्लेशन का काम, एग्जीक्यूशन का काम एंड जुडिशरी का काम करेगा। ठीक है, स्टेट ऐसे स्टेप उठाएगा जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो, जिससे नेशनल इनकम बढ़े। यहाँ पर स्टेट एटलीस्ट मिनिमल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का रोल निभा ही रहा है पॉलिसीज में। ठीक है, यहाँ पर स्टेट का कहीं ना कहीं रोल रहेगा। इतना बड़ा रोल नहीं होगा कंपैरेटिवली, स्टेट ज्यादा नहीं कर सकता इसमें। लेकिन व्हेन इट कम्स टू न्यू लिबरलिज्म, सब चीजें मार्केट पे छोड़ी जाती हैं। हर कोई चीज होगी वो मार्केट पे छोड़ी जाएगी। स्टेट का काम यहाँ सिर्फ रेगुलेशन का होगा। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म में फिर भी लॉज बना सकता था स्टेट, एग्जीक्यूट कर सकता था, या जुडिशरी हो सकती थी। क्लासिकल में जॉन लॉक को याद रखोगे आप, तो जॉन लॉक ने बोला था लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट रेगुलेशन होगी, यहाँ सब चीजें मार्केट के ऊपर बेस्ड होंगी, या मार्केट को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई। बुक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। समझ में आया? दिस इज रॉबर्ट नॉजिक। Somehow anarchy would be there because of gaining profit to the max from the contender, isn't it? That's what he's saying. Well, he says that, देखो ये इनकी परसेप्शन है शुभम। रॉबर्ट नॉजिक को लगता है कि जब मार्केट पे सारी चीजें छोड़ी जाएं और कम से कम स्टेट रहे, वो सेमी एनार्की तो होगी। वो तो मैंने आपको बोल ही दिया कि ही इज अ सेमी एनार्किस्ट। लेकिन पॉइंट इज, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, एट द सेम टाइम ये लोग इस चीज को मेंटेन करके रखेंगे कि जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है टू ग्रो। आए समझ में? स्टेबिलिटी के लिए तो वो लोग जरूर करेंगे ना ये काम। अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर मार्केट की वजह से होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट की वजह से। कल के लेक्चर में मैंने आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट बताया था। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है कि जितना ज्यादा एक कंपनी के एक कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, तो कंपनीज फर्दर इन्वेस्ट करती हैं। फर्दर इन्वेस्ट करेंगी, नई कंपनीज इमर्ज होंगी, उनमें नए फिर वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। वर्कर्स लगाओगे आप तो वर्कर्स की पेमेंट भी अच्छी होगी, उनकी जॉब में जो भी उनका रहता है उनकी सैलरी अच्छी होगी, परचेजिंग पावर होगी उनके हाथ में,
वो खरीदेंगे तो प्रोडक्ट और बिकेगा, प्रोडक्ट और बिकेगा, प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा इनका। इस तरीके से अगर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बोनसेस भी देंगे ये कंपनी, क्योंकि ये भी स्टेबिलिटी मेंटेन करके। इसीलिए आज के टाइम पे देखोगे कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं जो दिवाली बोनस देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या LTA, PPI, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑन एन एनुअल बेसिस मिलती रहती हैं आपकी कंपनी से। सैलरी अलग से मिलती है, बोनसेस अलग से मिलते रहते हैं। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। इन लोगों के पास में अगर मान लो पैसा आया, ठीक है, तो जो पुअर है, जो सब्जी बेच रहे हैं, उनकी सब्जियां बिकेंगी, ये लोग खरीदेंगे, तो उनके पास पैसा जाएगा, वो अपने डेली के लिए वो अपना डेली अपना लाइफ जो भी स्पेंड करते हैं उस पर वो यूज़ कर पाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। उनके बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो कुछ सालों बाद उनकी जो जॉब लगेंगी अच्छे लेवल पे, हायर लेवल पे लगेंगी। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर हुआ इससे। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज व्हाट विल हैपन। अब ये इनका व्यू है रिगार्डिंग दैट कि नहीं नहीं इसकी वजह से ये भी हो सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरे व्यू के हिसाब से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। हमें रियलिटी पता है कि उसके बावजूद स्टेट को इस तरीके से प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, जैसे अमर्त्य सेन आएंगे आगे, जो इस चीज को नकारेंगे, और अमर्त्य सेन बोलेंगे कि नहीं, स्टेट को प्रेजेंट होना चाहिए, स्टेट को इनको कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए मार्जिनलाइज सेक्शन की। तो वो उनका अपना व्यू हो गया, ठीक है, इनके मुताबिक ये है। तो आप इनको काउंटर कर सकते हो, इनको काउंटर करने वाले आगे स्कॉलर्स भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन। अब मिल्टन फ्रीडमैन ने बुक लिखी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। फर्स्ट लेट मी इरेज दिस। मिल्टन फ्रीडमैन की बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इस बुक में ये क्या बोलते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट, यू शुड बी हैविंग दिस फ्रीडम फॉर मार्केट, कि मार्केट को इतना फ्रीडम दो अपने हिसाब से चलने का, अपने हिसाब से डिसीजंस लेने का, इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाने का, या जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट बेस्ड होना चाहिए, जो भी करेंसी रेट होता है, जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है वो मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये बोलते हैं, ये एम्फसाइज करते हैं कि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपना फ्रीडम भी चाहिए तो। खुद सोचिए, आज हम सब, क्योंकि मार्केट अवेलेबल है, हमारी जो इकोनॉमी है ओपन इकोनॉमी है, ओपन की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, USA की भी हैं, यूरोप की भी हैं, जहाँ के इंडिया के भी प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ के पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी प्रोडक्ट्स। आप किसी बड़े आउटलेट पे जाते हो, लेट्स से दैट वॉलमार्ट और इन सभी में जाते हो, तो आपको सभी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो इम्पोर्ट हो रखे होंगे वो सभी आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आपके पास में चॉइस रहती है। तो मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट ही हमें वो एक बेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर हम अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी मर्जी मुताबिक चीज़ों को, गुड्स को खरीद सकते हैं। वरना खुद सोचिए, अगर मार्केट नहीं होगी, अगर आप ओपन नहीं करते हो अपनी कंट्री को, तो जो मोनोपोली हो सकती है, ऐसे में एक कंट्री में मार्केट नहीं होगी तो एक ही कंपनी वो गुड्स आपको सेल करेगी। अब ये उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स आपको कितने में देगी। मान लो 10 रुपए में चीज बनाई हुई है, लेकिन आपको 1,000 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि कंट्री की, उसकी कंपनी की मोनोपोली हो गई। तो मार्केट में ये रहता है कि अगर एक कंपनी वही प्रोडक्ट हमें 1,000 रुपए का दे रही है, दूसरी कंपनीज होंगी जिन्होंने 10 रुपए में बनाया होगा, वो हमें 50 रुपए में दे देंगी। उनका प्रॉफिट है, लेकिन हमारे पास तो आया ना फ्रीडम चूज करने का इन सभी प्रोडक्ट में से। तो मिल्टन फ्रीडमैन का भी यही कहना है कि मार्केट फ्री होना चाहिए, मार्केट इज वेरी एसेंशियल फॉर फ्रीडम। तो यानी मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं और ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैन को अपनी लिबर्टी एंजॉय करनी है, क्योंकि कैपिटलिज्म एक ऐसी प्री कंडीशन है, अगर आपको लिबर्टी सच में अपनी एंजॉय करनी है तो आपको कैपिटलिज्म के अंडर में ही करनी होगी, वो ही कर सकते हो, क्योंकि वो मोनोपोली के चांसेस को कम कर देता है कैपिटलिज्म।
इसीलिए ये बोलते हैं कि फ्रीडम इज नॉट नीडेड बाय मार्केट, रादर मार्केट इज नीडेड फॉर फ्रीडम। आपको फ्रीडम की अगर जरूरत है तो उसके लिए आपको मार्केट की जरूरत है, मार्केट को जरूरत नहीं है फ्री करने के लिए। ये उल्टा है कि आपको मार्केट की जरूरत है, तभी आप अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कर पाओगे। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कैपिटलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको पता ही है, चाइना जैसी कंट्रीज होगी, वहां पर लोगों के पास में बहुत कम स्कोप होता है फ्रीडम एंजॉय करने का। नॉर्थ कोरिया को ले लो, लोगों के पास में फ्रीडम है ही नहीं, कैपिटलिज्म नहीं है, क्योंकि वहां पर ये रीजन भी है कि जो न्यू लिबरलिज्म है इसको मार्केट फंडामेंटलिज्म बोला जाता है। ये लोग बोलते हैं कि जो मार्केट होती है, मार्केट इज समथिंग वेयर सारी चीजें मार्केट फंडामेंटल होती है, जो कि आपको फ्रीडम प्रोवाइड करेगी। आप अपना फ्रीडम मार्केट की वजह से एक्सरसाइज कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मार्केट फंडामेंटलिज्म। अब जो हमने क्लासिकल लिबरलिज्म देखा उसमें मार्केट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था, मार्केट पे फोकस आएगा यहाँ पर। तो इसीलिए ये लोग जो होंगे ये मार्केट पे बिलीव करते हैं, स्पेशली हायक हो गए, रॉबर्ट नॉजिक हो गए। रॉबर्ट नॉजिक जैसे जो स्कॉलर्स होते हैं ये खुद बोलते हैं, हायक खुद बोलते हैं कि जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये लोग चोर, चोरों की जो गैंग होती है ना, वो होते हैं। व्हाट दे डू इज दे बेसिकली टेक अ लॉट ऑफ मनी, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, गरीब लोगों के लिए जो सरकार पैसा निकाल के रखती है अलग से, वो पैसा ये करप्शन में खुद रख लेते हैं अपने पास में, तो अल्टीमेटली वेलफेयर हो ही नहीं पाएगा लोगों का। सो दिस इज व्हाट दे डू। अब इसके बाद आते हैं इजाया बर्लिन। इजाया बर्लिन ने पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को ऑब्वियसली ये क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि ये बताते हैं कि देखो लिबर्टी और कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। हमने क्या देखा था पॉजिटिव लिबर्टी में, और इसमें जब हमने पढ़ा था कि टीएच ग्रीन लिबर्टी को कैपेसिटी की टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि लिबर्टी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग व्हिच इज एज पर द लॉ ऑफ आवर बीइंग। ये देखा था हमने। तो ये बोलते हैं कि लिबर्टी और जो कैपेसिटी होती है ये एक नहीं, मतलब इसको आपस में लिंक मत करो, दे आर डिफरेंट। ये डिफरेंस इसमें बताते हैं कि लिबर्टी की अपनी खुद की वैल्यू होती है, कैपेसिटी की अलग से एक वैल्यू होती है। तो इजाया बर्लिन he rejects the concept of this positive liberty। तो वो भी जो स्टेट सारे डिसीजंस ले रहा है, इजाया बर्लिन भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं और ये बोलते हैं कि देखो कैपेबिलिटी, आपकी जो कैपेसिटी है करने की कोई भी चीज वो अलग होती है, आपके पास जो लिबर्टी है वो अलग होती है। तो अल्टीमेटली आपको ये जो गैंग ऑफ थीव्स वाला मैंने जो बात बताई कि जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये गैंग्स ऑफ रॉबर्स होते हैं, गैंग्स ऑफ थीव्स होते हैं, ये मुरे रॉथबर्ड ने बोला था कि जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर द गैंग ऑफ थीव्स और गैंग ऑफ रॉबर्स। और इनका कहना है कि जो सेंट्रल बैंक होता है ये लेजिस्लेटिव फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड होता है। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये मार्केट पे थोड़ी ना, ये खुद मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा डिप हो जाता है तो या फिर एक्सपोर्ट हमारे अच्छे से काम नहीं कर रहे होते, तो हाँ सरकार क्या बोलती है और आरबीआई क्या करती है उसके अकॉर्डिंग, आरबीआई पैसा इन्फ्यूज करती है, अपना निकाल करके बैंकों को देती है ताकि ये जो पैसा है ये लोगों के हाथ में पहुंचे, लिक्विडिटी बढ़ा देती है मार्केट अपनी सोसाइटी में, कंट्री में। लिक्विडिटी बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा आएगा, तो अल्टीमेटली ये सब होगा। तो ये मैनिपुलेट, करेंसी मैनिपुलेशन का काम कौन करते हैं, सेंट्रल बैंक करता है। जैसे इस साल ये 70,000 करोड़ रुपया जो है अभी रिसेंटली सेंट्रल बैंक ने दिया है, तो ये सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई। तो मुरे रॉथबर्ड जो सेंट्रल बैंक को लेजिस्लेटिव फ्रॉड बताते हैं कि आप मैनिपुलेट करते हो, आप फ्रॉड करते हो। तो इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि देखो सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट अपने आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट से पॉवर्टी लेवल्स को हटा देगी। लेकिन आज के टाइम पे फिर से हम देखेंगे कि
जो नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट होगा वो क्राइसिस में चल रहा है। क्यों? नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोलता है कि सब चीजें मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट ओपन होनी चाहिए, लेकिन डब्ल्यूटीओ की दोहा राउंड नेगोशिएशंस फेल हो गई। दोहा राउंड नेगोशिएशन हमने देखा था, अभी आगे बताऊंगी आपको, पेपर नंबर 2 सेक्शन ए में, या पेपर 2 सेक्शन बी जब हमारा शुरू होगा, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड इश्यूज हम पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ में दोहा राउंड नेगोशिएशंस में ये डिसाइड किया गया था कि सभी अपने मार्केट रिफॉर्म्स करेंगे, एंड एट द सेम टाइम मार्केट ओरिएंटेड करेंगे, सब कुछ ओपन करेंगे, कोई भी ड्यूटीज नहीं लगाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, मैनिपुलेशन नहीं होगी। तो ये चीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, उनकी अपनी कुछ डिमांड्स थी, एग्रीकल्चर और बाकी सब सेक्टर को लेकर के इनकी अपनी डिमांड्स थी, तो वो आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाया कि मार्केट ओरिएंटेड पूरी चीज करनी है। तो इसीलिए न्यू लिबरलिज्म आज के टाइम पे क्राइसिस में है, और न्यू लिबरलिज्म की वजह से बहुत स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि आपस में स्टेट के अंदर ही, या दो स्टेट्स के बीच में, मान लो एक चाइना है और एक इंडिया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना और इंडिया में डिस्पैरिटी है, यहाँ पर इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज देशों में भी आ गई हैं, एट द सेम टाइम इंट्रा स्टेट भी आ गई हैं। मतलब इंडिया में ही अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। ये इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है कि सब चीज़ें मार्केट पे अगर आप छोड़ते हो तो ये रहता है। तो इंटर एंड इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटीज हमको देखने को मिलती हैं आज के टाइम पे। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, मेक्सिको हो गया, रशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, ये सभी कंट्रीज ने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया है। और स्पेशली 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था सबको पता है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो आया था, किस तरीके से उसने इम्पैक्ट किया था वेस्टर्न कंट्रीज को। अब रिसेशन आने वाला है, इनफैक्ट आ ही चुका है, आपको पता ही है, इंडिया में काफ़ी बात हो रही है इस चीज़ पे। सो यू योरसेल्फ नो कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी। सो ये है हमारा नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। समझ में आया नियो लिबरलिज्म? इसमें एक एक आइडिया आपको पता होना चाहिए। हाइक को प्लानिंग के साथ जस्ट मिराज है, पैरेलल इकोनॉमी जाती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का पॉइंट याद रखेंगे, रॉबर्ट नॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट नॉजिक को याद रखेंगे, मिल्टन फ्रीडमैन जो मार्केट के बारे में क्या बोलते हैं वो याद रखना है, इजाया बर्लिन का लिबर्टी और कैपेसिटी का क्या डिफरेंस है। देखो ये लिबर्टी और कैपेसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। लिबर्टी और कैपेसिटी को हमने वैसे भी थॉमस हॉब्स में ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से डिफरेंस होता है। लिबर्टी क्या होती है और कैपेसिटी क्या होती है। आपके पास में लिबर्टी है, आपको लिबर्टी दे दी कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप सिक हो, यू आर ऑन अ व्हील चेयर, तो कैन यू गो एनीवेयर विदाउट एनीवन हेल्प्स, विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन? ऑब्वियसली यू कैन नॉट। सो इन दैट सिचुएशन, जब मान लो आपको लिबर्टी दे दी सरकार ने, आप अपने मुताबिक कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप क्योंकि बीमार हो तो आप नहीं जा पाओगे। आपके पास लिबर्टी तो है लेकिन कैपेसिटी नहीं है। सिमिलरली, अगर मान लो आपके पास में कैपेसिटी है करने की, लेकिन आपको अगर लिबर्टी नहीं प्रोवाइड की है, तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, एक व्हील चेयर वाला एग्जाम्पल था इसमें, और एक एग्जाम्पल था वाटर बॉटल वाला। बॉटल में ये बताया था कि देखो पानी के अंदर जो होता है ना, पानी पे कैपेसिटी होती है फ्रीली फ्लो करने की, अपने मुताबिक कैसे भी फ्लो कर सकता है पानी, लेकिन क्योंकि ये जो वॉल्स हैं बॉटल की, ये रोक रही हैं पानी की लिबर्टी को, यानी पानी के पास में लिबर्टी नहीं है, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है और लिबर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये बोला जाता है, जैसे इजाया बर्लिन ने बोला कि कैपेसिटी डिफरेंट होती है और लिबर्टी डिफरेंट होती है, का मतलब है कि अगर आप कैपेसिटी प्रोवाइड भी करते हो, अभी क्या हो रहा था, लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड कर रहा था पहले वेलफेयर स्टेट, कैसे प्रोवाइड कर रहा था? सोशल सिक्योरिटी स्कीम से, राइट, स्कीम्स अप्लाई करके इनकी कैपेसिटी बढ़ा रहा था। इनका कहना है कि ये कैपेसिटी बढ़ाना जो बात यहाँ पे की जा रही है, इनकी लिबर्टी को एनहांस करने के लिए, वो चीज लिबर्टी से अलग है, आप एनहांस नहीं कर रहे हो वहां पर।
ये पैसा इनके पहुंचेगा ही नहीं इन लोगों के पास में। कैपेसिटी इज डिफरेंट। अगर ये कैपेसिटी नहीं भी दो आप, अगर स्टेट नहीं भी प्रोवाइड करता मान लो, तो भी इन लोगों के पास में कैपेसिटी थी, लेकिन इट इज देयर चॉइस कि दे आर नॉट डूइंग समथिंग। समझे? एक गरीब आदमी है, ठीक है, और एक अमीर आदमी है। दिस इज अ पुअर पर्सन, दिस इज अ रिच पर्सन। दोनों के पास में कैपेसिटी है कि वो अगर काम करे दिन रात, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे शुरू हुए हैं। दिस इज पर्सन 1, पर्सन 2, दोनों के पास में इक्वल कैपेसिटी है काम करने की। दोनों ने अच्छे से काम किया, लेकिन दिस पर्सन 2 विल बिकम रिच एंड दिस पर्सन, कैपेसिटी इनके पास में भी थी, लिबर्टी इनके पास में भी थी, लेकिन इन्होंने अपनी लिबर्टी को कैसे यूज किया? इन्होंने ज्यादा मेहनत की नहीं। तो कैपेसिटीज दोनों के पास में थी, लेकिन आपने कैसे यूज किया उसको, वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली दिस इज द मीनिंग कि हर एक वैल्यू जो होती है, इजाया बर्लिन का भी वैल्यू प्लूरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जिसमें ये बोलते हैं कि हर एक वैल्यू के अपने कुछ अलग से मीनिंग होते हैं। तो कैपेसिटी अलग होती है, लिबर्टी अलग होती है, इक्वालिटी अलग होती है। ऐसे तो फिर आप बोल रहे हो कि लिबर्टी और कैपेसिटी सेम होती है, तो यानी लिबर्टी और इक्वालिटी भी सेम होगी। ऐसा नहीं है। हर एक वैल्यू की अपनी एक इंट्रिंसिक मीनिंग होता है उसका अलग से, तो आप उसको ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते। तो इसके बेसिस पे कैपेसिटी सबके पास में थी, लेकिन फिर भी किसी ने इस तरीके से डिसीजन नहीं लिया, एंड दैट इज व्हाई दैट पर्सन इज टर्निंग आउट टू बी पुअर। इसीलिए सामने वाला गरीब है, और जिसने अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया वो इंसान अमीर है। तो हर एक वैल्यू की इम्पोर्टेंस है, वैल्यू अलग होती है। तो ये जो कैपेसिटी का आपने चक्कर डाल करके ये बोला कि स्टेट हेल्प करना चाहिए, इसमें कैपेसिटी एनहांस करनी, कैपेसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए स्टेट को, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस, ड्रंकन इन द गटर इज वेयर ही ऑट टू बी। ये सेम आइडिया वहीं से लगेगा कि अगर क्लासिकल लिबरलिज्म क्योंकि क्लोज आता है, हमने समनर का आइडिया देखा था कि अगर कोई इंसान गटर में पड़ा है तो वो अपने डिसीजंस की वजह से पड़ा है, राइट? आप अब दो इंसान है मान लीजिए, दोनों ही गरीब हैं, लेकिन उनमें से एक गरीब आदमी फिर से कोशिश करेगा मेहनत करने की, तो वो तो गटर में नहीं पड़ा हुआ। लेकिन दूसरा इंसान जिसके साथ भी बुरा हुआ है, लेकिन ही विल ड्रिंक, तो फिर वो गटर में पड़ा होगा, तो वो अपने खुद के डिसीजंस की वजह से पड़ा है। सो अल्टीमेटली अगर आप पुअर भी हो तो आपके पास कैपेसिटी होती है, आप उसको कैसे यूटिलाइजेशन करते हो वो आपके ऊपर है। तो आप ये नहीं बोल सकते जैसे कि लास्की ने बोला, टीएच ग्रीन ने बोला कि कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए स्टेट को। दोनों अलग बातें हैं। आया समझ? कोई डाउट है इसमें, पूछ सकते हो आप। ओके, अब है इसके बाद आता है सोशल लिबरलिज्म। पहले सोशल लिबरलिज्म आता है। अब सोशल लिबरलिज्म जो है ये मॉडर्न लिबरलिज्म के काफी क्लोज है, यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म के काफी क्लोज है, लेकिन इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। तो हमने देखा कि सबसे पहले लिबरलिज्म में क्या हुआ कि नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल लिबरलिज्म था। इसमें प्रॉब्लम हुई तो आया पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसमें पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया कि स्टेट को प्रेजेंट होना चाहिए। पहले था स्टेट को प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, फिर था स्टेट को प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बाद फिर इसमें कोई कमी आई तो आया कि स्टेट को प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दोबारा से ये चीज आई। अब यहाँ पे दोबारा से फिर से आएगा कि स्टेट को प्रेजेंट होना चाहिए, और ये मीनिंग है सोशल लिबरलिज्म का। लेकिन ये चीज इससे काफी क्लोज है, ये चीज इससे काफी क्लोज है। क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में मैंने आपको बताया सिमिलैरिटीज है, ऐसे ही पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड सोशल लिबरलिज्म में भी सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस होंगे। तो सोशल लिबरलिज्म इज अ रिवाइवल ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है, बट जो अप्रोच होती है सोशल लिबरल्स की वो मॉडर्न लिबरल से बहुत अलग होती है। जैसे कि जॉन रॉल्स हो गए, अमर्त्य सेन हो गए, जोसेफ स्टिग्लिट्ज हो गए, ये सभी सोशल लिबरलिज्म के को प्रमोट करते हैं।
तो सोशल लिबरल मानते हैं वेलफेयर स्टेट में, लेकिन इनकी जो वेलफेयर स्टेट की अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब स्टेट को प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी, स्टेट को प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन स्टेट कौन सी जगह पे प्रेजेंट होगा, स्टेट कहाँ पर किस हिसाब से अपना रोल फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा, उसमें डिफरेंस होगा। पहले क्या हो रहा था, स्टेट क्रेडल से लेकर के ग्रेव तक हर पहलू पे हेल्प कर रहा था। मतलब जब बच्चा पैदा होता है वहां पर भी कोई स्कीम थी, जब तक कोई मर नहीं जाता पेंशन तक लेकर के सारी स्कीम्स प्रेजेंट थी वहां पर, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, लेकिन साथ में स्टेट यानी पब्लिक सेक्टर भी रहेगा। ये चाहते हैं कि स्टेट रोल प्ले करे, लेकिन स्टेट लिमिटेड रोल प्ले करे। यहाँ पर ये वर्ड कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड रोल। स्टेट का जो रोल रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। अब अमर्त्य सेन है, ये बोलते हैं कि स्टेट को पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टार्ट नहीं करने चाहिए। जैसे कि मॉडर्न लिबरल में हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टार्ट हुए थे जो कि फेल करना शुरू कर चुके थे। रादर सोशल लिबरल्स हैं जो ये मानते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब चीजें प्राइवेट पे छोड़ दो। हमने देखा अभी कि सब चीजें प्राइवेट यानी मार्केट पे छोड़ोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स इमर्ज होंगी। एंड सब चीजें स्टेट पे छोड़ोगे तब भी हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सोशल लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया वो बोलते हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, जिसमें स्टेट का रोल लिमिटेड रहेगा। प्राइवेट सेक्टर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। स्टेट क्या करेगा, स्टेट सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेगा कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है। जैसे मान लो आज के टाइम पे इंडिया में अभी प्राइवेट सेक्टर प्रेजेंट है, तो स्टेट ने ये जो स्किल इंडिया मिशन चलाया, अपना स्किल इंडिया मिशन का आपको पता है कि लोगों को अब स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपने क्या किया, स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग का टास्क शुरू किया आपने। लोगों के पास में स्किल आएगा तो यही इसी स्किल को लेकर के लोग इंडस्ट्रीज में जाएंगे और वहां पर अल्टीमेटली जॉब उनको मिल जाएगी एंड दे विल बी अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनको। तो यानी दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यानी ये बोल रहे हैं कि देखो स्टेट का जो रोल है वो होना चाहिए लेकिन मिनिमल होना चाहिए। मतलब स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग में काम कर सकता है, स्टेट फंडामेंटल राइट सेट कर सकता है कि कोर आइडिया क्या है, लेकिन बाकी इकोनॉमिक से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें स्टेट को अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए। ये चीजें प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए। यानी ग्रोथ की जब भी बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, प्राइवेट सेक्टर पे। और जब भी फैसिलिटेटिंग की बात आएगी, सिविल सोसाइटी को एम्पावर करने की बात आएगी, ट्रांसपेरेंसी की बात आएगी, अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, तो स्टेट का रोल होगा। तो ये आइडिया है इनका, इन स्कॉलर्स का सोशल लिबरलिज्म में। तो जॉन रॉल्स हैं, जॉन रॉल्स, इसीलिए हम जब जस्टिस का आइडिया पढ़ेंगे तो जॉन रॉल्स क्या बोलेंगे, जॉन रॉल्स एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि देखो सबसे पहले तो है कि मेरिट के बेस पे सबको अवार्ड करो, लेकिन कुछ लोगों का फिर भी बैड लक हो सकता है, तो मेरिट के बेस पे भी होना चाहिए और नीड के बेस पे भी होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे मान लो आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि कुछ जो सीट्स होती है, जो जनरल सीट्स होती है, उसके लिए सभी compete कर सकते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी हो, कोई भी हो, ओबीसी हो, ये सभी इसके लिए compete कर सकते हैं जनरल सीट्स के लिए। कुछ होती है रिजर्व सीट्स। अब जो रिजर्व सीट्स होती हैं इसके लिए जो भी कैटेगरी की सीट्स रिजर्व हैं वो सिर्फ वो यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मेरिट भी रहेगा, क्योंकि सबको सबसे पहले तो ये रहेगा। जॉन लॉक में हम देखें, जॉन रॉल्स जब हम पढ़ेंगे जस्टिस का आइडिया, तो उसमें जॉन रॉल्स बताएंगे कि जब साथ में मिलकर के आके सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करेंगे तो सबको लगेगा कि हम सभी इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि हम सभी इंटेलिजेंट हैं
व्हाट इफ जब हम अपने रियल वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग में हमको पोजीशन मिले। तो यानी सभी मेरिट के लिए हाँ ज़रूर कहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम सभी उसके साथ में ये भी बोलेंगे कि बाय चांस किसी भी गलती की वजह से कोई भी मान लो बैड लक आ गया, कोई भी ऐसा केस हुआ जिसकी वजह से हम गरीबी रेखा में ही रह गए, मतलब हम गरीब ही रहे। मतलब मान लो एक स्टेज होती है जॉन रॉल्स में, जहाँ पर ना 4-5 लोग आते हैं। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, हम आगे पढ़ेंगे इसको। थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि सोसाइटी से कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से 4 लोगों को निकाल लो, ठीक है, चाहे मेल फीमेल किसी को भी निकाल लो। फीमेल तो नहीं होगी यहाँ पर, यही क्रिटिसिज्म है फेमिनिज्म का, लेकिन 4 लोगों को निकालो एंड उनको एक उसमें डालो, एक बबल में डालो। और जैसे ही वो उस बबल में जाएंगे, तो बबल के पास में एक वेल ऑफ इग्नोरेंस होगी, मतलब इसको क्रॉस किया इन्होंने और बबल में गए, तो अब इनको नहीं पता कि इनका बैकग्राउंड क्या था, कि ये बनिए थे, कि ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, या ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको कुछ नहीं पता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। इनको बस इतना पता है कि जस्टिस का आइडिया क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, ये सब इनको पता है। इनको अपना कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। अब इनको एक दूसरे के साथ में नेगोशिएट करना है, या एक ऐसा सोच सकते हो, ये एक ऐसा बबल है जहां पर इनको पैदा होना है अभी, ठीक है, अर्थ पे आना है। लेकिन भगवान इनसे पूछ रहा है कि आप कौन सी सोसाइटी में जाना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, गरीब बनना चाहते हो। आपको नहीं पता कि आप अमीर बनोगे या गरीब बनोगे, लेकिन आप क्या चाहते हो, सोसाइटी का बेसिस क्या होना चाहिए, ये पूछा गया। मान लो भगवान ने पूछा, तो ये 4 लोग आपस में नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि भगवान ने इनसे पूछा, इसका मतलब इनके पास में कुछ ना कुछ सोल में इनकी रीजनिंग तो है इनके पास में। तो ये लोग फाइनली सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि, तो इसका मतलब हमारे पास में रीजन है, मतलब हम इंटेलिजेंट हैं, मतलब कि ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर जब हम रियल वर्ल्ड में पैदा होते हैं तो हम अमीर परिवार में जाएं। और आपको पता है कि ये चारों के चारों रीजनेबल अपने आप को मानेंगे, रैशनल मानेंगे, और ये बोलेंगे कि हमको मेरिट चाहिए, हमको चाहिए लिबर्टी। तो इनकी पहली चीज होगी कि हमको लिबर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी से। ये इक्वालिटी नहीं मांगेंगे, सब कोई लिबर्टी मांगेगा, कि क्योंकि हम इस पोजीशन पे बैठे हैं तो हो सकता है कि हर कोई अपना लक ट्राई करता है, राइट। तो आप हमेशा उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हो कि अरे अगर ये काम कर गया तो दिस विल हेल्प मी अलॉट, या मेरी किस्मत चमक जाएगी टाइप्स। तो आप हमेशा वैसा डिसीजन लेते हो। तो प्रैक्टिकली जॉन रॉल्स बोलते हैं कि हम पहला डिसीजन लिबर्टी का लेते हैं, हम इसीलिए मेरिट मांगेंगे कि लिबर्टी होनी चाहिए सभी के पास में, अपॉर्चुनिटी सभी के पास में होनी चाहिए, कि सभी के पास में अपॉर्चुनिटी हो कि एग्जाम में बैठ सके, मान लो यूपीएससी के एग्जाम में। अब दूसरी चीज है कि बाय चांस अगर हम उसमें नहीं निकले और हम गरीब हैं, देखो पहली बात इन्होंने मांगी लिबर्टी, दूसरी चीज बोली कि बाय चांस हम अमीर नहीं हैं, तो हम गरीब हैं, अगर हम गरीब हैं तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी दो, तो ये मांगेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहले इन्होंने लिबर्टी मांगा, उसके बाद बोला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अगर हम गरीब भी हैं तो हमको अपॉर्चुनिटी दो कि हम भी अमीर बन सकते हैं। कोई बात नहीं, हम अमीर घर में पैदा नहीं होंगे तो अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो इतने हार्ड वर्किंग हैं। आप लोग ऐसा जरूर सोचोगे उस सिचुएशन में। फिर आगे क्या होगा, फिर भी ऐसा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में भी आप मान लो किसी भी रीजन की वजह से गरीब रह जाओ, तब आप मांगोगे कि डिफरेंस प्रिंसिपल होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन टाइप का जो अगर हो रहा है तो कुछ पॉजिटिवली कोई एक्शन ले सकता है स्टेट। और ये लोग भी मानेंगे उस चीज को, क्योंकि तभी तो सोसाइटी स्टेबल रहेगी। जो लोग अमीर घर में पैदा हुए मान लो इसके बाद, ठीक है, वो लोग पहले से ही मांग के आए हैं कि क्या पता हम भी तो गरीब जा सकते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमको भी चाहिए कि बाय चांस अगर हम वर्स्ट कैटेगरी में भी जाते हैं तो भी हमारे लिए एटलीस्ट ऑप्शन रहे कि अगर हमारा लक भी नहीं चलता है तो सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रहे, ताकि हमें भूखे पेट तो ना सोना पड़े। सो पॉइंट इज जॉन रॉल्स यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, वही बैलेंस हमें सोशल लिबरलिज्म में देखने को मिलता है। समझ में आया?
ये आइडिया? यस, यू आर राइट शिफा। जो मॉडर्न लिबरल्स होते हैं वो चाहते हैं कि स्टेट हर चीज में इंटरफेयर करे, स्टेट ही ख्याल रखेगा अब उनका। लेकिन सोशल लिबरलिज्म वाले बोलते हैं कि सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर सकते हो, सारी चीजों में नहीं। जैसे इंडिया में आज के टाइम पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है, यूपीएससी के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, बैंक वगैरह के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन अगर आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना हो तो वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ उन सिर्फ प्राइवेट जॉब को पाने के लिए रिजर्वेशन, सॉरी, पब्लिक जॉब को पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब को, बाकी सब में नहीं है। बाकी आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है, आप अपने स्किल सेट पे काम करोगे तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी। जितना बढ़िया स्किल सेट उतनी बढ़िया सैलरी आपकी। अंडरस्टूड? आप लोगों की दूसरी क्लास 1:30 है कि 3 बजे है? नॉट श्योर ऑफ इट, क्योंकि आई जस्ट गॉट अ मैसेज कि 1:30 पे है। चलो ठीक है, अगर 1:30 पे क्लास है तो मैं डायरेक्टली फिर इसको एंड करने के बाद में फिर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, जैसे 1:30 होगा। अभी वी हैव 20 मिनट्स राइट नाउ। ये समझ में आया? ऐसे ही अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन भी सोशल लिबरल है। अमर्त्य सेन भी बोलते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी चाहिए। मतलब जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हुए हैं, जिनकी जो फीस होती है बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है ऑलमोस्ट एक लेवल तक। तो फीस बहुत कम रहती है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो ये एक टाइप की कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई जहाँ पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो फीस हाई रहेगी। तो इस मैटर में कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी। यहाँ से जो भी आप स्किल सीख करके आ रहे हो अपने कॉलेजेस से या अपने स्कूल से, वही आप फिर जॉब में अप्लाई कर सकते हो। समझ आया? सो इनफैक्ट ये भी इसी चीज में बिलीव करते हैं। ऐसे ही जोसेफ स्टिग्लिट्ज भी अपनी बुक इन्होंने लिखी है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। ये सभी नोट्स में आपको मिल जाएगा। इस बुक में ये बताते हैं कि जो नियो लिबरल्स के आइडिया थे कि मार्केट पे सारी चीजें छोड़ दो, उन आइडियाज में ये फ्लॉ निकालते हैं कि इनमें कुछ कमी है। कमी क्या है? कमी ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, यूनाइटेड नेशन, ना तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ना ही अकाउंटेबिलिटी है, ना ही रिप्रेजेंटेटिव है ये। मतलब अब ये देखो, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमम कोटा किसके पास में है? यूएसए के पास में। बाकी जो कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के पास में बहुत माइन्यूट परसेंटेज में कोटा है। यानी अगर इनको किसी इशू पे वोट करना हो तो इनके वोट की वैल्यू बहुत कम है, तो रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं है। मतलब या तो ऐसा हो कि एक कंट्री एक वोट, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी पे बेस्ड है कि जितनी आपकी बड़ी इकोनॉमी उसके हिसाब से आपका जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस हिसाब से आपका इसमें कोटा रहेगा आपका। इसे इस हिसाब से यूएसए का 17% समथिंग है। और आईएमएफ में अगर कोई डिसीजन अगर आपको लेना होता है तो आपको 85% से ज़्यादा चाहिए वोटिंग। और 85% का क्या मतलब है कि 17% तो आपको यूएस से ही मिलेगा। यानी यूएस अगर चाहेगा तो चीज़ें होंगी, यूएस नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। तो अल्टीमेटली मार्केट पे जो चीज़ें फॉलो कर रखी हैं आपने, ये फ्लॉ है इसमें। रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ अपनी चीज़ को टारगेट करके अपने उस पर इन्होंने फोकस किया हुआ है। इसीलिए जो पहले हमने देखा था, वॉशिंगटन कंसेंसस दिया था इन्होंने, न्यू लिबरल ने दिया था वॉशिंगटन कंसेंसस कि ये चीजें करनी चाहिए। जोसेफ स्टिग्लिट्स देते हैं पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस, मतलब इसके बाद की चीजें कि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, इक्वली मतलब जो रिसोर्सेज हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया ऑफ सोशल लिबरलिज्म। अब आता है लिबर्टेरियनिज्म। अब लिबर्टेरियनिज्म को हम कंटेम्प्रेरी आज के टाइम का लिबरलिज्म भी बोलते हैं। इसमें लिबर्टी की वैल्यू को फोकस किया जाता है,
जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए और रॉबर्ट नॉजिक हो गए, ये आज की बात करते हैं। जैसे ये वुमेन के राइट्स के लेकर के बात करेंगे, होमोसेक्सुअल मैरिजेस को लेकर के बात करेंगे। तो पॉइंट ये आता है कि लिबर्टेरियनिज्म और न्यू लिबरल्स में क्या डिफरेंस है। न्यू लिबरल्स कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, मार्केट के ऊपर फॉलो करते हैं न्यू लिबरलिज्म। ये मार्केट में चाहते हैं कि ओपननेस आए, मार्केट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, मार्केट में फ्रीडम रहे। जो नियो लिबरल होते हैं, दिस इज नियो लिबरल्स आर नियो राइटिस्ट, जो मार्केट के पर्सपेक्टिव से करते हैं। ये सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन जो लिबर्टेरियंस हैं, ये दे आर नॉन कंजर्वेटिव। ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट की ही फ्रीडम हो, कस्टम्स और ट्रेडिशंस की भी फ्रीडम रहे। तो यहाँ पर एक तो चीज ये गलत लिखी हुई है कि नियो लिबरल्स आर एक्चुअली नियो राइटिस्ट, ये नियो है। दूसरा है कि ये लिखा हुआ ना लिबर्टेरियंस आर कंजर्वेटिव, दे आर नॉन कंजर्वेटिव। रादर जो नियो लिबरल होते हैं ये कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब मार्केट के मामले में तो फ्रीडम मांग रहे हैं ये, लेकिन कस्टम्स और ट्रेडिशंस, ऐसे ट्रेडिशंस जो आउटडेट हो चुके हैं, जो आज के टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे ट्रेडिशंस को ये लोग हटाने के लिए रेडी नहीं है। उसमें फ्रीडम नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ मार्केट का फ्रीडम मांग रहे हैं, बाकी सब चीजों में कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर नियो लिबरल्स आर कंजर्वेटिव, लिबर्टेरियंस आर नॉन कंजर्वेटिव। लिबर्टेरियंस जो होते हैं वो कस्टम्स और ट्रेडिशन से भी फ्रीडम मांगेंगे। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड रिमेन्स लिमिटेड, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं इस टाइम पे लिबर्टेरियन स्कॉलर्स। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से जो फ्रीडम मांगते हैं काफी कम स्कॉलर्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में है। जैसे कि जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए की इज नियो लिबरल, लिबर्टेरियन नहीं है। यहाँ पे जो लिबर्टेरियंस की जो डिमांड्स होती हैं एलजीबीटी राइट्स को लेकर के, होमोसेक्सुअल मैरिजेस को लेकर के, ये जो पुराने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस लगे हुए थे, मांगते हैं कि उसमें भी फ्रीडम होना चाहिए, होमोसेक्सुअल मैरिजेस होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट अबाउट मार्केट, दिस इज अबाउट कि कस्टम्स और ट्रेडिशन से फ्रीडम। अंडरस्टूड? सो दिस इज लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी। हमने सभी जो स्कूल्स हैं इसमें कवर कर लिए। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट लिबरलिज्म में हमने सभी देख लिए। तो लिबरलिज्म इज अ मेटा आइडियोलॉजी। मेटा आइडियोलॉजी का मतलब है बहुत सारी आइडियोलॉजीज, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस थे इसमें लिबरल आइडियाज के। एवरी स्कूल इज डिफरेंशिएटेड बाय देयर फोकस ऑन स्पेसिफिक आइडियाज, दैट्स ट्रू। मिक्सअप हो रहा है, हाँ, ये जो मिक्सअप होगा इसके लिए रिवीजन करना है, और इस मिक्सअप के लिए आपको फ्लो चार्ट पे काम करना है। कितने लोग अभी बैठ करके जब व्हेन दे आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर दे आर मेकिंग दिस फ्लो चार्ट, जिसमें आपको नाम लिखने हैं, एक मेन आइडिया आपको याद होना चाहिए। सिर्फ एक कीवर्ड याद रखो, इनिशियल स्टेज पे सिर्फ कीवर्ड याद रखो कि ये कीवर्ड है, इसमें ये याद रखो। जैसे आपने लिबर्टेरियनिज्म लिखा, नाम याद रखो रॉबर्ट नॉजिक, जॉन स्टुअर्ट मिल। और दूसरी चीज याद रखो कि आइडिया क्या है, कि इसमें ये फ्रीडम मांगते हैं सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से भी फ्रीडम मांगते हैं। फिर एग्जाम्पल में लिख सकते हो होमोसेक्सुअल मैरिज, बस एलजीबीटी राइट्स। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने थे, जिसको लिखने में शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एंड ये आपको वीकेंड पे अपने रिवाइज करना है बार बार। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड स्पेशली जब हमने अभी न्यू लिबरलिज्म पढ़ा तो उसमें हमने बहुत सारे स्कॉलर्स देखे, तो उन स्कॉलर्स का एक एक वर्ड याद रखना है कि क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लिबरलिज्म। नाउ लेट्स सी टॉलरेशन का आइडिया क्या है। देखो, टॉलरेशन आपको पता है, सबसे पहले जॉन लॉक ने टॉलरेशन की बात की थी। तो लिबर्टी के साथ में टॉलरेशन भी एक कोर वैल्यू होती है लिबरलिज्म
की। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आइडियोलॉजी की मैं बात करूं, लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी। सोशलिज्म में कौन सी वैल्यू कोर पे रहेगी? यस, विच वैल्यू विल बी एट द कोर? इक्वालिटी। ग्रेट, इक्वालिटी। तो ऐसे ही लिबरलिज्म जो होता है, लिबरलिज्म में टॉलरेशन की भी जो वैल्यू होती है वो कोर पे रहती है, मेन वैल्यू रहती है। तो जो टॉलरेशन जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से आया है, टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब है टू बियर और टू एंड्योर, मतलब सहना, ठीक है, दैट इज टॉलरेशन। मतलब टॉलरेशन का आइडिया लिबरल आइडिया से काफी ज्यादा एसोसिएट करता है। आप खुद सोचो, मान लीजिए कि सामने वाले को आप जो भी एक्शंस अपने लेते हो, लेट्स से दैट यू आर अ वेरी रिलीजियस पर्सन, आप बहुत ज्यादा भगवान में मानते हो, आप रेगुलरली मंदिर जाते हो। द अदर पर्सन इज देयर जिसको मंदिर जाना पसंद नहीं है, उस इंसान को वो क्रिश्चियन है और मे बी किसी और रिलीजन में मानता है या फिर हिंदू भी है, लेकिन उसको ये सभी बातें एक्सेप्टेबल नहीं है कि मंदिर जाकर के कुछ नहीं होता। यू हैव टू डू गुड डीड्स, अगर आप अच्छे काम करोगे तो भगवान आपके साथ अच्छा रखेगा। अब वैल्यूज अलग हैं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं मंदिर ऑन अ डेली बेसिस, आप मान लो जा रहे हो मंदिर, तो सामने वाला बंदे को नहीं पसंद है मंदिर जाना, लेकिन उसके बावजूद जो वो हेट करता है कि अगर कोई मंदिर जाता है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करेगा आपको कि ठीक है आप मंदिर जा रहे हो, ये आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से है, तो दैट इज टॉलरेशन। तो टॉलरेशन का जो आइडिया होता है ये बहुत ज़रूरी होता है हमको लिबर्टी का जो आइडिया है उसको रियलाइज करने में। मतलब सामने वाला तभी लिबर्टी अपनी इंजॉय कर पाता है जब आप टॉलरेट करते हो उसकी उस लिबर्टी को। अब आपके पास में लिबर्टी, आप मंदिर चाहे जा सकते हो, आप चर्च जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है सामने वाले पे। आप तभी एक्सरसाइज कर पाओगे लिबर्टी अपनी जब बाकी के जो लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं वो टॉलरेट कर रहे हैं इस चीज को। समझ आया? सो लिबर्टी, इसीलिए टॉलरेशन का जो आइडिया है कोर वैल्यू है, क्योंकि आप एक टॉलरेंट सोसाइटी में ही लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग ये एंड्योर कर सकते हैं, उनको पसंद नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद वो एंड्योर कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकते हो। तो टॉलरेशन इसीलिए कोर वैल्यू होती है, इट इज एट द हार्ट ऑफ लिबरलिज्म, एकदम सेंटर में है टॉलरेशन का बात में। और जॉन लॉक ने टॉलरेशन की बात की थी, टॉलरेशन इज नॉट अबाउट कि विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर इनडिफरेंट। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब नहीं है उस चीज से, टॉलरेशन का मतलब है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अब मान लो आपके कंट्री में, अब इंडिया में, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो एक होता है इंडिफरेंस, इंडिफरेंस होता है जिसमें आपको मतलब ही नहीं होता दूसरे बंदे से। एक होता है कि आपको मतलब है सभी से कि क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपको पसंद भी नहीं है वो चीज, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करते हो, दैट इज टॉलरेशन। आपकी फैमिली में लेट्स से दैट यू आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये सब ऐसे जो शिवरात्रि पे ये दूध बहाया जाता है, इतना वेस्ट किया जाता है, इससे बढ़िया है कि किसी गरीब बच्चों को दे दो। आपका ये ओपिनियन है, लेकिन आपकी मदर होंगी या आपके फादर होंगे, दे आर वेरी रिलीजियस, वेरी कंजर्वेटिव। तो इवन दो आपको ये पता है कि यू हेट दिस थिंग, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट करते हो जब आपके पेरेंट्स जाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है उनकी जो सोच है उनमें डिफरेंस है और हमारी सोच में डिफरेंस है, दैट इज टॉलरेशन। तो टॉलरेशन एक टाइप का पर्सनल वर्च्यू होता है, अपनी खुद की जो आपकी एक्सेलेंस होती है, सोचने का जो तरीका होता है, दैट्स अ पर्सनल वर्च्यू। सोशल वर्क भी होता है एक टाइप का, जिसमें आप सोसाइटी में जो एलिमेंट्स है, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, लेकिन उसके बावजूद आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम इट्स अ पॉलिटिकल वर्च्यू। ये पॉलिटिक्स में भी इस तरीके से काम आता है कि लोग अपने हिसाब से अपने चूज कर सकते हैं। तो यानी टॉलरेशन की जो वैल्यू है ये प्री कंडीशन है, इट्स अ प्री रिक्विजिट ऑफ लिबर्टी। मतलब लिबर्टी आप तब तक इंजॉय नहीं कर पाओगे जब तक उस सोसाइटी में लोग टॉलरेंट नहीं है।
टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे ही एक स्कॉलर थे, इनका कहना है आई डिटेस्ट व्हाट यू से बट विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से। मतलब मान लो आपके और मेरे ओपिनियन में डिफरेंस है, ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है, मैं आपके ओपिनियन से अग्री नहीं करती हूँ, तो आई डिटेस्ट, मैं डिसअग्री कर रही हूँ, जो आप बोल रहे हो मैं नहीं मानती वो चीज़, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस बात को हमेशा डिफेंड करूंगी कि आपको भी अपनी आवाज़ रखने का, अपना पॉइंट रखने का पूरा हक है। तो दैट इज अ टॉलरेशन कि मुझे नहीं पसंद है आपके आइडियाज, उसके बावजूद मैं आपको डिफेंड करूंगी इस मामले में। अगर कोई तीसरा आपको चुप कराने की कोशिश करेगा तो आई से कि लेट हिम स्पीक और लेट हर स्पीक, बिकॉज इवन दे हैव द राइट टू स्पीक। सो दिस इज द आइडिया ऑफ टॉलरेशन इन लिबरलिज्म। तो यानी ये भी एक कोर वैल्यू की तरह काम करता है लिबरलिज्म में। जैसे लिबर्टी पे इतना बात की हमने, वैसे ही टॉलरेशन की भी एक आइडिया होता है लिबरलिज्म। यह तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं इसमें, जैसे जॉन लॉक हो गए। जॉन लॉक का आपको याद है टॉलरेशन? जॉन लॉक ने क्या बोला था कि कंसाइंस के मैटर में जब भी रिलीजन की बात आती है, नो वन विल लिसन टू मैजिस्ट्रेट। और जॉन लॉक बोलते हैं कि जो लोग एथिस्ट होते हैं उन लोगों से तो दूर रहो, उनको तो स्टेट को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो रिलीजन में नहीं मानते। दिस इज अबाउट टॉलरेशन। फिर है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का याद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बोला था कि अगर 50 लोगों में से 49 जो लोग हैं, मान लो एक ही आइडिया को मान रहे हैं, उसमें एक इंसान है जो उल्टा बोल रहा है, तो उसको भी चांस देना चाहिए बोलने का। दैट इज टॉलरेशन होनी चाहिए। हो सकता है वो बात सही बोल रहा हो, तो इवन अ मैड पर्सन शुड बी अलाउड टू स्पीक। अगर कोई पागल भी है, आपको नहीं पता सच कहाँ से इमर्ज होता है, सच कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी सामने आ सकता है, तो आप उसको रोको मत। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सभी के पास में होना चाहिए। ऐसे ही इसके स्कॉलर हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स भी टॉलरेशन की बात करते हैं कि सोसाइटी में टॉलरेशन का आइडिया होना चाहिए। सामने वाले के जो आइडियाज हैं आपको उसको भी एक्सेप्ट करना है, चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों ना हो। So this was the idea of toleration. समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, तो अभी हमारे दो आइडियोलॉजीज पूरी की पूरी खत्म हो चुकी हैं। एक पहला हमने कवर किया आइडियलिज्म, दूसरी है लिबरलिज्म। अब जो टॉपिक्स मैं कराने वाली हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, ये टॉपिक्स सबसे पहले मल्टीकल्चरलिज्म करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वैल्यू प्लूरलिज्म, फिर सोशलिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Can we say toleration tends to human dignity? Well, in this case, human dignity से I think फिलहाल इन स्कॉलर्स ने उसके साथ में एसोसिएट नहीं किया है, लेकिन चिन्मय आप इसको एसोसिएट कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। जितने अभी तक हमने स्कॉलर्स पढ़े हैं उन लोगों ने इसको ऐसे नहीं किया है, इसके साथ में एसोसिएट करके। ठीक है, सो मल्टीकल्चरलिज्म का नेक्स्ट हमारी आइडियोलॉजी है। आज के टाइम पे आपको पता है डाइवर्सिटी कितनी हो गई है। अब ग्लोबलाइजेशन के चलते लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, जैसे इंडिया से कितने लोग यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ठीक है, तो इमिग्रेशन आपको पता है हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिफ्यूजी क्राइसिस आजकल चल रहा है, जिसके चलते एक कंट्री के जो लोग होते हैं दूसरी कंट्री में जाकर के रिफ्यूज सीक करते हैं। ठीक है, सो दीज पीपल आर द वन जो लोग इनके अपने राइट्स होते हैं, इनके अपना कल्चर होता है। तो अब एक डिबेट ये उठती है कि क्या इनको उस कंट्री के हिसाब से उसका कल्चर फॉलो करना चाहिए जो उस कंट्री में जिसमें जा रहे हैं ये, कि अपना खुद का कल्चर फॉलो करना चाहिए। तो ये पूरी बात होती है इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया है मल्टीकल्चरलिज्म का, अभी इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी 5 मिनट का आई गिव यू ब्रेक, तो क्लास में 1:35 पे शुरू करूँगी। ठीक है, तो टेक 5 मिनट्स, उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म स्टार्ट करेंगे।
This is it for today's class. This class. Thank you very much.